हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम यूटेट 2020 के क्वेश्चन पेपर से मैथ और साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं x और y इस प्रकार हैं कि उन्हें संख्या 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4 और 5 आता है। तब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को पुनः 6 से विभाजित करने पर शेषफल है। इस क्वेश्चन में हम x और y की ऐसी वैल्यू एज्यूम करेंगे जिसको 6 से विभाजित करने पर रिमाइंडर 4 और 5 आ जाए। तो ऐसी दो संख्याएं हो जाएंगी। x इक्वल टू अगर हम 4 मानते हैं, x इक्वल टू 4 माने और y इक्वल टू 5 माने, तो हम अगर इन x को यदि हम 4 को 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 आएगा और 5 को 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 इसके बाद आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को पुनः 6 से विभाजित करना है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन 6 हो जाएगा ये। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 है, और वाई की वैल्यू 5 है। तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 अपॉन 6 हो जाएगा ये। तो अगर हम 16 में 25 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 41 आ जाएगा। 41 अपॉन 6, तो इसमें रिमाइंडर आ जाएगा 5, रिमाइंडर आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 25% की वृद्धि तथा 20% की कमी कर दी जाए तब उसके क्षेत्रफल में निम्न प्रकार परिवर्तन होगा। तो आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन का एक फॉर्मूला होता है जो है परसेंटेज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो x की वैल्यू हमको दी है 25% दे रखी है और y की वैल्यू हमको 20% की कमी है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। -20 प्लस 25 इंटू -20 अपॉन 100। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ 5 बच जाएगा, यहाँ माइनस का साइन आएगा। 25 से 100 4 बार डिवाइड हो जाएगा और 4 से 25 बार, तो यहाँ -5 इक्वल टू 0। तो 0% का मतलब हो गया कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, यदि x इक्वल टू और ग्रेटर देन है 3 से और इक्वल टू और लेस देन है 10 से एंड y इक्वल टू या ग्रेटर देन है 5 से और इक्वल टू या लेस देन है 15 से, तब x अपॉन y का अधिकतम मान होगा। तो x अपॉन y का अधिकतम मान तब होगा जब x की वैल्यू मैक्सिमम होगी और y की वैल्यू मिनिमम होगी। तो x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, 10 है, और y की वैल्यू मिनिमम कितनी है, 5 है। तो 5 को 10 से डिवाइड करके 2 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, यदि n कोई प्राकृतिक संख्या हो तब 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n का मान होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे। सबसे पहले 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n इंटू 2 की पावर ये -1 अलग कर देंगे इसमें, अपॉन 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर n। तो 2 की पावर n कॉमन आ जाएगा ऊपर न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो 2 की पावर n 1 प्लस आ जाएगा, ये 1 अपॉन 2 बन जाएगा ये, अपॉन 2 की पावर n कॉमन आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा 2 माइनस 1 बन जाएगा। तो 2 की पावर n कट जाएगा, ये 1 प्लस 1 अपॉन 2 होता है, 3 अपॉन 2 होता है ये, अपॉन 1 इक्वल टू 3 अपॉन 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इसका मान बताना है हमको। तो सबसे पहले इसमें हम जो ये पॉइंट है इसमें इसको हटाएंगे। इसको हटाने के लिए पॉइंट की जितनी पोजीशन लेफ्ट साइड है उतने जीरो से हम डिवाइड कर देंगे। तो कितनी पोजीशन है, 1 2 3 4 5। तो लाख से इसको डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 32 बन जाएगा और नीचे कितना बन जाएगा, ये 1 लाख बन जाएगा। की पावर 0.6 ऐसे ही रहेगा। अब हम 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और 1 लाख को लिख सकते हैं 10 की पावर 5 लिख सकते हैं, इंटू 0.6 को लिख सकते हैं हम 6 अपॉन 10 लिख सकते हैं। 0.6 को हम इक्वल टू हो जाएगा ये 2 अपॉन
10 इंटू हो जाएगा 5, 2/10, 5 इंटू 6/10 हो जाएगा ये। तो 5 से 10 डिवाइड हो जाएगा 2 बार, 2 से 6 डिवाइड होगा 3 बार। तो इसका राइट 2 की पावर 3/10 की पावर 3 बन जाएगा ये। 2 की पावर 3 होता है 8, 8/1000 बन जाएगा। तो 1000, अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.008। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि n कोई 4 अंकों की संख्या है तथा x1, x2, x3 एंड x4 उसके अंक हैं, तब n/x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 का अधिकतम मान होगा। तो इसका अधिकतम मान तभी अब आएगा जब ये डिनोमिनेटर की वैल्यू मिनिमम होंगे। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती हैं? 1 0 0 0। तो n क्या है? n नंबर है, तो n 1000 आ जाएगा और नीचे इनका ऐड करना है हमको। तो ये हो जाएगा 1000, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, x² माइनस 4√3x प्लस 9 के गुणनखंड होंगे। तो इनके फैक्टर निकालने के लिए हम स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड का यूज करेंगे। जो x² का कोफिशिएंट है और वो 9 कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है? 9 इंटू 1 9। तो हम एक ऐसे नंबरों का पेयर अज्यूम करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने में 9 आए और प्लस करने में 4√3 आए। तो ऐसे नंबर हो जाएंगे 3√3 और √3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में आ जाएगा 9 आ जाएगा और ऐड करने में आ जाएगा 4√3। तो अब इसके आगे का सॉल्यूशन है, तो x² हो जाएगा ये माइनस 3√3x माइनस √3x प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। अब इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो x इक्वल टू x कॉमन आ रहा है, तो x ब्रैकेट में x माइनस 3√3 बच जाएगा और इन दोनों में कॉमन आ रहा है माइनस √3, तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा x माइनस 3√3 इक्वल टू 0। तो ये दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 3√3 और दूसरा आ जाएगा इसके साथ x माइनस √3, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग 2160 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या होगी। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है जो है n-2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो हमको इंटीरियर एंगल 2160 डिग्री दे रखा है, तो n-2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू की उस साइड जाके डिवाइड होगा, तो 0 से 0 कट जाएगा और 18 से ये डिवाइड हो जाएगा। कितने बार डिवाइड होगा? 18 1 जा 18 और 18 2 जा 36। तो n-2 इक्वल टू आ गया 12, तो n इक्वल टू आ जाएगा 14। n इसमें क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। n यहाँ पे था नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन, तो n की वैल्यू आ गई 14। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समकोणिक समांतर षटफलक के शीर्ष कोरों और पार्श्व फलकों की संख्या को क्रमशः v, e और f द्वारा निर्दिष्ट किया जाए तो v माइनस ई प्लस एफ का मान होगा। v इक्वल टू होता है किसी षटफलक का मतलब हो गया क्यूब। किसी क्यूब में शीर्षों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ई क्या है? इसमें कोरों की संख्या, कोरों की संख्या होती है 12 होती है क्यूब में, और फलकों की संख्या होती है 6 होती है। तो अब हम इसमें पुट कर देंगे इन तीनों वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा? 8 माइनस 12 प्लस 6 इक्वल टू आ जाएगा, 8 में 6 ऐड करेंगे 14 माइनस 12 इक्वल टू 2। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, उस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो हैं। कोई त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हमको गिवन है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर
और 3 सेंटीमीटर। अगर त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं तो यह एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। और समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या फाइंड करनी है हमको। तो इसके अंदर एक सर्कल है ऐसा, इसकी त्रिज्या फाइंड करनी है हमको। तो समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का एक फॉर्मूला होता है। R इक्वल टू होता है P प्लस बी माइनस एच अपॉन 2। तो समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू पी प्लस बी माइनस एच अपॉन 2। यहाँ P लंब है, B आधार है और H कर्ण है अपॉन 2। तो P की वैल्यू हो जाएगी 4 हो जाएगी, B की वैल्यू 3 हो जाएगी और H की वैल्यू 5 हो जाएगी। अपॉन 2 आ जाएगा ये 2/2 इक्वल टू 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, रोमन पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या गलत है? तो ऑप्शन सी इसका ही राइट आंसर है। इसका एल सी इसको इस फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं। एल को डिनोट करते हैं 50 से और सी को डिनोट करते हैं 100 से। तो एल और सी इस फॉर्मेट में नहीं आएगा, बाकी तीनों सही हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक प्राकृत संख्या p 4 क्रमांकित प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में जोड़ी जाती है तो एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होती है, तो p का मान होगा। यदि 4 क्रमांकित प्राकृत संख्याएं हमने 1 2 3 4 मान ली, तो इनका गुणनफल हो जाएगा 4 तियां 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब इसमें हमने एक प्राकृत संख्या p को जोड़ना है, इसमें p को जोड़ना है और क्या आना चाहिए, पूर्ण वर्ग प्राप्त होना चाहिए। अगर p की वैल्यू हम 1 पुट करें तो ये कितना आ जाएगा, 24 प्लस 1 25 हो जाएगा। तो 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 21,168 इक्वल टू है 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 7 की पावर c, जहाँ a b c प्राकृत संख्याएं हैं, तो 4a माइनस 5b प्लस c का मान ज्ञात करना है हमको। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इस नंबर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इस नंबर के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम डिवाइड मेथड का यूज करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर इनकी वैल्यू आ गई 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 2 3, 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2 आ गई। इक्वल टू हमको गिवन था क्वेश्चन में 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 7 की पावर c। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ गई हमारी 4, b की वैल्यू आ गई 3 और c की वैल्यू आ गई 2। तो अब a b c की वैल्यू हम जो फाइंड करना है हमको उसमें रखेंगे। 4a माइनस 5b प्लस c। तो a की जगह हम 4 पुट करेंगे, 4 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू आ जाएगा 16 प्लस 15 प्लस 2 इक्वल टू आ जाएगा ये 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1,710 रुपये की राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का 4 गुना, बी का 6 गुना तथा सी का 9 गुना बराबर है। ए और सी की राशि के बीच का अंतर होगा। तो हमको क्वेश्चन में गिवन है ए का 4 गुना, बी का 6 गुना तथा सी का 9 गुना बराबर है। इसका मतलब हो गया 4 इंटू ए इक्वल टू है 6 इंटू बी इक्वल टू है 9 इंटू सी के। तो अगर हम ए बी सी का रेशियो निकालेंगे तो ए रेशियो बी आ जाएगा हमारा 3:2 आ जाएगा। ए रेशियो बी हुआ, बी रेशियो सी आ जाएगा हमारा 3:2 आ जाएगा।
अब हम A रेशियो B रेशियो C निकालेंगे तो ये आ जाएगा। हम 3 से पहले इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A रेशियो B रेशियो C आ जाएगा। तो 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। रेशियो 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। तो A B C का रेशियो आ गया 9 रेशियो 6 रेशियो 4। तो हमको इन तीनों का सम कितना गिवन है हमको 1710। तो 9 में 6 ऐड करेंगे 15 हो जाएगा। 15 में 4 ऐड करेंगे 19। तो 19 इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा 1710 के। तो 19 नाम 171 होता है और ये 0 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 90 रुपये आ गई। ए की वैल्यू 90 रुपये आ गई। तो हमको ए और सी राशियों के बीच अंतर निकालना है। ए की वैल्यू 9 है और सी की वैल्यू 4 है। तो 9 में से 4 माइनस करेंगे तो ए माइनस सी इक्वल टू आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 90 है तो 5 की वैल्यू 5 इंटू 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 450 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग 55 हो तब n का मान होगा। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का एक फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू होता है n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। जहाँ पे n क्या है जो हमको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू n है और Sn है हमारा संख्याओं का योग। Sn की वैल्यू हमको दी है 55। तो 55 इक्वल टू हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। अब ये 2 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारा 110 इक्वल टू हो जाएगा n प्लस 1। अब हम n की वैल्यू ऑप्शन से चेक करेंगे कि कौन सी आ रही है। फर्स्ट में 8 पुट करेंगे तो n की जगह ये बन जाएगा, यहाँ पे 8 बन जाएगा, यहाँ पे 9 बन जाएगा। तो 8 गुणा 9 110 के इक्वल नहीं आता है तो फर्स्ट आंसर इसका गलत हो जाएगा। अब n की जगह 9 पुट करेंगे तो 9 इंटू ये हो जाएगा 10। तो 9 इंटू 10 90 होता है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा इसका। अब ऑप्शन सी चेक करेंगे n इक्वल टू 10। तो n इक्वल टू 10 और n प्लस 1 11 हो जाएगा। ये 10 इंटू 11 कितना हो जाएगा 110 के इक्वल आ रहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 10। n इक्वल टू 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमिक सम संख्याएं a b c d e का औसत 106 है तो b और d का गुणनफल कितना होगा। अगर a b c d और e का औसत 106 है, इसका मतलब हो गया c की वैल्यू कितनी है 106 है। c की वैल्यू 106 आ जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 104 आ जाएगी और a की वैल्यू हो जाएगी 102 हो जाएगी। ऐसे d की वैल्यू इसमें +2 ऐड कर देंगे 108 हो जाएगी और e की वैल्यू आ जाएगी 110 हो जाएगी। तो हमको क्या फाइंड करना है इसमें b और d का गुणनफल करना है हमको। तो इन दोनों को गुणा करके कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इतना आ जाएगा इनको गुणा करके। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। इसके आंसर को चेक करने के लिए हम 8 को 4 से गुणा करेंगे। 8 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है 32 आ रहा है। तो 32 किस में है, ऑप्शन डी में है। तो ऐसे करके भी आंसर चेक कर सकते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा। तो किसी कमरे का आकार एक घनाभ के आकार का होगा। तो घनाभ का चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, तो घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल या इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो हमको लंबाई कितनी गिवन है 5 गिवन है, चौड़ाई गिवन है 4 और ऊंचाई हमको गिवन है 3 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 2 इंटू 9 इंटू 3। तो 9 टू जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 इंटू 3 हो जाएगा 54 मीटर स्क्वायर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, गणितीय संचार से तात्पर्य है। ऑप्शन ए समस्याओं को हल करने की क्षमता, ऑप्शन बी
गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कौशल। ऑप्शन सी गणित कक्षा में बोलने की क्षमता। ऑप्शन डी गणितीय सोच को मजबूत करने और व्यवस्थित करने की क्षमता। तो राइट आंसर है इसका गणित सोच को मजबूत करने और व्यवस्थित करने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। नंबर फर्स्ट है अभिग्रहित साध्य है जिन्हें मान लिया जाता है। अभिग्रहित विशेष प्रमेय है। नंबर 3 अभिग्रहित परिभाषाएं हैं। नंबर 4 अभिग्रहित को सिद्ध करने पर वह प्रमेय बन जाती हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी अभिग्रहित साध्य हैं जिन्हें मान लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कक्षा 7 का एक बच्चा इस प्रकार से आयत को परिभाषित करता है। आयत चतुर्भुज है जिसकी विपरीत भुजाएं समानांतर और समान है। तो परिभाषा यह बताती है कि बच्चा ऑप्शन ए आकृति को पहचान नहीं सकता। ऑप्शन बी आकृति की सही विशेषताओं को नहीं जानता। ऑप्शन सी आकृति की विशेषताओं को जानता है लेकिन परिभाषा में कुछ विशेषताओं की आवृत्ति करता है। ऑप्शन डी कुछ विशेषताएं जानता है लेकिन परिभाषा को पूरा करने में महत्वपूर्ण बातें छोड़ देता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी कुछ विशेषताएं जानता है लेकिन परिभाषा को पूरा करने में कुछ महत्वपूर्ण बातें छोड़ देता है। अगला क्वेश्चन है गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन ए प्रतीकात्मक संकेत। ऑप्शन बी गणित की संरचना। ऑप्शन सी लैंगिक भेद। ऑप्शन डी कक्षा कक्ष के अनुभव। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी लैंगिक भेद को गणित से भयभीत होने और असफल होने का कारण नहीं माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए सर्वेक्षण परियोजना जांच सूची। ऑप्शन बी क्षेत्रीय भ्रमण मौखिक परीक्षा जांच सूची। ऑप्शन सी क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण और परियोजना। ऑप्शन डी क्षेत्रीय भ्रमण मौखिक परीक्षा ड्रिल कार्यपत्रक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण और परियोजना। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में उल्लिखित गणित का लंबा आकार संबंधित है। ऑप्शन ए चुनौतीपूर्ण समस्याओं का समाधान। ऑप्शन बी मैथ्स गेम बनाना। ऑप्शन सी व्यवहारिक व क्रियाशील अनुभव प्रदान करना। ऑप्शन डी एक अवधारणा पर दूसरी अवधारणा का निर्माण करना। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी एक अवधारणा पर दूसरी अवधारणा का निर्माण करना। और इसमें एनसीएफ का फुल फॉर्म है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। अगला क्वेश्चन है भुजा 5 सेंटीमीटर वाले एक घन के सभी फलकों पर पेंट किया जाता है। यदि इसे एक घन सेंटीमीटर वाले घनों में काट दिया जाए तो कितने एक घन सेंटीमीटर घनों में ठीक एक फलक पेंट किया गया होगा। तो इस क्वेश्चन में हमको एक घन दे रखा है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। उसको एक एक सेंटीमीटर वाले घनों में काट दिया गया है। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 घन का शेप कुछ इस प्रकार से होगा। तो अगर हम घन में पेंट करेंगे तो ये वाला पूरा एरिया और इसके सामने वाला पूरा एरिया, ये वाला घन और इसके सामने वाले घन में 2 भागों में पेंट हो जाएगा। ऊपर वाले में 3 भागों में पेंट हो जाएगा, इसमें भी 1। तो हमको खाली एक फलक में पेंट वाले निकालने हैं तो इसमें भी 1 से अधिक हो जाएगा। इसमें भी 1 से अधिक फलकों में पेंट होगा, इसमें भी 1 से अधिक फलकों में पेंट होगा। तो एक फलक में पेंट वाले होंगे, एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये, पाँचवा, छठा, 7 8 9। तो अगर घन के एक फलक में एक साइड पेंट वाले क्यूब की संख्या 9 है
तो घन में टोटल 6 फलक होते हैं, तो इनकी संख्या 9 इंटू 6 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसमें राशियां व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है अगर ये ए है तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1 ये बी हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है अगर ए की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे तो बी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ए की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो बी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अगर ए की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो बी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो अब हम फर्स्ट ऑप्शन ए चेक करते हैं, चाल और तय की गई दूरी। अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे गाड़ी की या किसी भी चीज़ की तो तय की गई दूरी भी बढ़ेगी। तो फर्स्ट आंसर तो इस फर्स्ट ऑप्शन तो इसका गलत हो जाएगा। सेकंड है अगर हम तय की गई दूरी और टैक्सी का किराया, अगर तय की गई दूरी हम बढ़ा रहे हैं तो टैक्सी का किराया भी बढ़ेगा। तो दूसरा आंसर भी इसका गलत हो जाएगा। तीसरा आंसर है तय की गई दूरी और लिया गया समय। अगर तय की गई दूरी अधिक है तो टाइम भी उसमें अधिक लगेगा, जितनी दूरी ज़्यादा होगी उतना टाइम अधिक लगेगा। तो ऑप्शन सी भी इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है चाल और लिया गया समय। तो अगर हम इसकी ऑप्शन डी है चाल और लिया गया समय, अगर हम इसकी चाल को बढ़ाएंगे, किसी गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे तो हमको किसी डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कम लगेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, चाल और लिया गया समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या का 4 गुना होना उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है। माना हमने संख्या ले ली है 100 ले ली, इसका 4 गुना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 300 की वृद्धि हो रही है। किस पे हो रही है, 100 पे 300 की वृद्धि हो रही है। इनटू प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 300% का इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि 2 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 6 की पावर -1 प्लस 8 की पावर -1 की होल पावर x है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी ये चेक बताना है इसमें। तो हम इसमें 1/2 लिख सकते हैं 2 की पावर -1 को, इसको 1/4 लिख सकते हैं 4 की पावर -1 को, 6 की पावर -1 को 1/6 और 8 की पावर -1 को 1/8 लिख सकते हैं। इसकी होल पावर कितनी है, x है। तो अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 24 हो जाएगा। यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इसका होल पावर x हो जाएगा। तो इनको ऐड करके कितना आ जाएगा, 12 में 6 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 में 4 22, 22 में 3 25/24 की पावर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम अगर बेस इक्वल है तभी इनकी पावर को कंपेयर करते हैं। अगर ये नंबर इसके इक्वल होता तभी हम इसकी पावर को कंपेयर कर सकते थे। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसमें 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 अंकों वाली एक संख्या के दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक से 3 अधिक है। मान लीजिए इकाई का स्थान पर b अंक है, तब वह संख्या है। अगर इकाई का अंक b है तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक हमको क्वेश्चन में दिया है दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 अधिक है। तो दहाई का अंक हो जाएगा, दहाई का अंक क्या हो जाएगा, b+3 हो जाएगा। तो संख्या क्या बन जाएगी, यह दहाई के अंक को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10b+3 प्लस b हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 10b+30 प्लस b इक्वल टू हो जाएगा 11b+30 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है x और y प्रतिलोम समानुपात हैं। x इक्वल टू 10 है तब y इक्वल टू 6 है। तो निम्नलिखित में से कौन x और y के संगत मानों का संभावित युग्म नहीं है। प्रतिलोम समानुपात का मतलब होता है x प्रोपोर्शनल टू 1/y।
तो x इक्वल टू हो जाएगा k अपॉन वाई हो जाएगा। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, x इंटू वाई आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 6 है, 10 इंटू 6 k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 60 आ जाएगी। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है, 60 आ जाएगा। तो फर्स्ट तो संभावित युग्म होगा, और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, ये भी संभावित युग्म होगा। और अगर हम 25 को 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 60 आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन डी में 45 को 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 60 नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू 60। तो ऑप्शन संभावित युग्म कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे 10 दिनों के न्यूनतम तापमान डिग्री सेल्सियस में दिए गए हैं, तो इन आंकड़ों का परिसर, परिसर का फॉर्मूला होता है, परिसर या रेंज का फॉर्मूला होता है, रेंज इक्वल टू होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू इसमें हमको 5 गिवन है और मिनिमम वैल्यू -8 गिवन है। तो 5 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 13 डिग्री सेल्सियस इसका परिसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो साइंस का पहला क्वेश्चन है, BHC और मेलाथियोन है। ऑप्शन ए कीटाणुनाशक, ऑप्शन बी कीटनाशक, ऑप्शन सी कवकनाशक, ऑप्शन डी खरपतवार नाशक। तो राइट आंसर है इसका BHC और मेलाथियोन है, कीटनाशक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, रेडिएशन प्रदूषक का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी O3, ऑप्शन सी आयोडीन 131, ऑप्शन डी निस्तारित बिजली के बल्ब। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी आयोडीन 131 रेडिएशन प्रदूषक का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, कोयले का शुद्धतम रूप है। ऑप्शन ए लिग्नाइट, ऑप्शन बी बिटुमिनस, ऑप्शन सी एंथ्रासाइट, ऑप्शन डी पीट। तो राइट आंसर है इसका कोयले का शुद्धतम रूप है एंथ्रासाइट, और सबसे अशुद्धतम रूप होता है ऑप्शन डी पीट। सबसे अशुद्धतम रूप ऑप्शन डी पीट होता है और सबसे शुद्धतम रूप एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध बर्फ का गलनांक होता है। ऑप्शन ए 273 केल्विन, ऑप्शन बी 0 केल्विन, ऑप्शन सी -273 केल्विन, ऑप्शन डी 300 केल्विन। तो शुद्ध बर्फ का गलनांक होता है ऑप्शन ए 273 केल्विन। अगला क्वेश्चन है, एक जीवित निकाय द्वारा उत्पन्न प्रकाश को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रतिदीप्ति, ऑप्शन बी जीवदीप्ति, ऑप्शन सी संदीप्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी जीवदीप्ति। अगला क्वेश्चन है, एक अधातु जो कि ऊष्मा एवं विद्युत का अच्छा सुचालक है। ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो अधातु जो ऊष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक है वो है ऑप्शन सी ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस के एक अणु का सूत्र होता है। ऑप्शन ए P, ऑप्शन बी P4, ऑप्शन सी P6, ऑप्शन डी P8। तो फास्फोरस के एक अणु का फास्फोरस के एक अणु का सूत्र होता है ऑप्शन बी P4 होता है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरालुमिनियम मिश्र धातु में एल्यूमिनियम इस कारण से मिलाया जाता है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम भंगुर होता है, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम मजबूती कम करता है, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम हल्कापन लाता है, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम गलनांक को कम करता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी एल्यूमिनियम हल्कापन लाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है। नंबर फर्स्ट, खट्टा दूध लैक्टिक एसिड सही है ये। ऑप्शन
नंबर 2 अंगूर टार्ट्रिक एसिड, ये भी सही है। ऑप्शन सी मधुमक्खी का डंक मैलिक एसिड, ये गलत है। नंबर 4 सिरका एसिटिक एसिड, ये सही है। तो 1 2 4 किस में है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड होता है। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन क्रिस्टलीकरण के लिए सही है? ऑप्शन ए यह एक भौतिक परिवर्तन है। नंबर 2 इसका उपयोग पदार्थ को शुद्ध करने में होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड दोनों। यह भौतिक परिवर्तन है और इसका प्रयोग पदार्थ को शुद्ध करने में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में कौन सा कथन विलयन के लिए सही है? नंबर फर्स्ट विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का विषमांग मिश्रण है। नंबर सेकंड यह ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में हो सकता है। तो इसका फर्स्ट नंबर इसका गलत है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल सेकंड सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी इनोवेटिव एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कक्षा से कौशल विकास कोर्स प्रारंभ होगा? ऑप्शन ए कक्षा 5, ऑप्शन बी कक्षा 6, ऑप्शन सी कक्षा 4, ऑप्शन डी कक्षा 8। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी कक्षा 6 से कौशल विकास कोर्स प्रारंभ होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? ऑप्शन ए अधिक सीखने की उत्सुकता, ऑप्शन बी समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन सी कठिन कार्य, ऑप्शन डी खुला मस्तिष्क। तो राइट आंसर है इसका कठिन कार्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए यह शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने में सहायक है, ऑप्शन बी यह निदानात्मक है, ऑप्शन सी यह विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझने में सहायक है, ऑप्शन डी यह करना आसान है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी यह निदानात्मक है। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो, ऑप्शन बी विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए, ऑप्शन सी विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो, ऑप्शन डी विज्ञान बालक को कार्य करने की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयारी करे, ऑप्शन डी विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयारी करे। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी विज्ञान बालक को कार्य करने की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयारी करे। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करने के लिए, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक सृजनात्मकता एवं प्रायोगात्मकता को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों का उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए, ऑप्शन डी शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा हेतु तैयार करना। तो राइट आंसर है इसका शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक सृजनात्मकता एवं प्रायोगात्मकता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, सारिका ने आंसू जल की एक बोतल लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं। उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? ऑप्शन ए वह विद्युत का सुचालक है, ऑप्शन बी यह विद्युत
रोधी है, ऑप्शन सी यह विद्युत का हीन चालक है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यह विद्युत का हीन चालक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर का मान होता है, ऑप्शन ए 10⁻³ माइक्रोन, ऑप्शन बी 10⁻⁴ माइक्रोन, ऑप्शन सी 10⁻⁵ माइक्रोन, ऑप्शन डी 10⁻⁹ माइक्रोन। तो एक माइक्रोन इक्वल टू होता है 10⁻�6 मीटर, और 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। तो अगर हम 1 माइक्रोन की जगह 10⁻³ माइक्रोन लें तो ये बन जाएगा 10⁻⁹ मीटर बन जाएगा, जो कि होता है 1 नैनोमीटर के इक्वल टू। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तब परिवर्तन होता है, नंबर फर्स्ट वेग में, नंबर सेकंड आयाम में, ऑप्शन नंबर थर्ड आवृत्ति में, ऑप्शन फोर्थ तरंग दैर्ध्य में। तो इसका राइट आंसर है जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, आयाम में परिवर्तन होता है और तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी p, ऑप्शन ए p²m/2, ऑप्शन बी p²/m, ऑप्शन सी p/2m, ऑप्शन डी p²/2m। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, हाफ p²/m। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 72 kg है, चंद्रमा की सतह पर g का मान पृथ्वी की सतह पर g के मान का 1/6 है, तो चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान होगा। तो इसका द्रव्यमान तो चंद्रमा पर इसका ऑप्शन सी 72 kg राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन इसका वेट W चेंज हो जाएगा। W इक्वल टू होता है mg, तो W इसका वेट कितना हो जाएगा 72 इंटू 1/6 हो जाएगा, इक्वल टू वेट 12 kg हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है तो द्रव्यमान 72 kg ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन ए ध्रुवण, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी व्यतिकरण, ऑप्शन डी विवर्तन। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए ध्रुवण। अगला क्वेश्चन है यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक, ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन सी घटता है फिर बढ़ता है, ऑप्शन डी घटता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है उच्च भेदन क्षमता का विकिरण है, ऑप्शन ए अवरक्त किरण, ऑप्शन बी पराबैंगनी किरण, ऑप्शन सी एक्स किरण, ऑप्शन डी गामा किरण। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी गामा किरण। अगला क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आना चाहिए, सघन से विरल में। और दूसरा कंडीशन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो फर्स्ट में है ऑप्शन ए है वायु से जल में, ऑप्शन बी है वायु से कांच में, ऑप्शन सी जल से कांच में, ऑप्शन डी कांच से जल में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ये कांच सघन माध्यम हो गया और जल विरल माध्यम हो गया, तो सघन से विरल में ऑप्शन डी में जा रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल परपोषी कोशिकाओं के भीतर जनन करता है, ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी फफूंदी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी विषाणु।
अगला क्वेश्चन है, ऐसा मानव रोग जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी पेचिस, ऑप्शन डी हैजा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा। अगला क्वेश्चन है, वह रोग जो एक प्रोटोजोआ प्राणी द्वारा उत्पन्न होता है और कीट द्वारा फैलता है। ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी खसरा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी मलेरिया। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक ऐसी कोशिका को देखा जिसमें स्पष्ट कोशिका भित्ति तो थी किंतु स्पष्ट केंद्रक नहीं था। उसने कौन सी कोशिका देखी? ऑप्शन ए पादप कोशिका, ऑप्शन बी प्राणी कोशिका, ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन डी जीवाणु कोशिका। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी जीवाणु कोशिका।